अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एनेस्थीसिया इन एनाल्जेसिया। इस टॉपिक से एक एससीक्यू आता है और ये वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ जनरल सर्जरी है, जो अगर आप एक चैप्टर कर लें तो आपका एक एससीक्यू कवर हो जाता है। तो हम ये कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डोगर से। तो मैं आपको थ्योरी भी करवा दूंगा और साथ साथ जो पास पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है। इसको पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसमें नाम लिखवा रहे लिखे हुए हैं और स्टार्ट लिखा हुआ है कि 2 गैसेस थी, ईथर और क्लोरोफॉर्म, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली हमारे पास 2 तरह का एनेस्थीसिया होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, जर्नल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। सो जर्नल एनेस्थीसिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्राइएड। तो ये ट्राइएड का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आता होता है कि व्हाट इज़ द ट्राइएड ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। तो इस ट्राइएड के अंदर 3 चीज़ें आती होती हैं, एमनीजिया, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर, अनकॉन्शियसनेस होती है इसके अंदर, एनाल्जेसिया होता है और मसल रिलैक्सेशन होती है। तो ये ट्रायड बनता है जर्नल एनेस्थीसिया का और ये ही इसकी डेफिनेशन होती है तकरीबन, अभी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया। इसके अंदर सिर्फ एक पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो अफेक्ट हो रहा होता है और बाकी जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस रह रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एनेस्थीसिया। सो जर्नल एनेस्थीसिया की हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ अ ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल state characterized by a triad of unconsciousness or amnesia, analgesia and muscle relaxation. So amnesia का मतलब unconsciousness होता है, analgesia का मतलब होता है loss of pain sensation. Analgesics आप अक्सर यूज़ भी करते होते हैं। So यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है या फिर किस तरह ये जर्नल एनेस्थीसिया जो है वर्क करता है, इट इज़ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आगे हम बात करते हैं फेजेस ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया में। अब ये चैप्टर वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि तकरीबन तमाम चीज़ें ही पास पेपर के अंदर आई हुई हैं। फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फेजेस ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया, पेपर के अंदर सवाल पूछता है स्टेप्स ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर इसने फेजेस लिखा हुआ है, तो हम फेजेस डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको स्टेप्स ही बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो फेज़ आता है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड देन रिवर्सल एंड एक्सट्यूबेशन। एक और फेज़ भी होता है जिसे हम प्री इंडक्शन फेज़ कहते हैं, इंडक्शन से पहले। वो आप लिख लें, उसके अंदर हमने बस बीपी, ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मॉनिटर करना होता है और उसके अंदर हम एनाल्जेसिया दे सकते हैं और एंजियोलिटिक वगैरह दे सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, बीपी, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग plus analgesia and anxiolytic like midazolam और benzodiazepines are given in the pre-induction phase। उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस आउट है या फिर एंशियस है तो उस हवाले से। और एनेस्थीसिया देने से पहले हमें जो उसके वाइटल्स हैं वो भी मॉनिटर करने होते हैं। तो ये प्री इंडक्शन फेज़ होती है, तो ये थोड़ा सा साइड पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आता है इंडक्शन, यानी हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है और उसे सुला देना है, यानी पुटिंग द पेशेंट टू स्लीप। तो इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है इंट्रावेनस आईवी इंडक्शन हो सकती है जो कि ड्रग्स होते हैं, और इनहेलेशनल इंडक्शन हो सकती है। आईवी के अंदर 4-5 नाम हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसके अंदर एक प्रोपोफोल होता है, अब ये बेसिकली यूज़ होता है। आईवी जब भी इंडक्शन का एमसीक्यू आए या फिर थ्योरी के अंदर आए तो प्रोपोफोल आजकल ज़्यादा यूज़ करता है। आपने अपने वो जो ऑपरेशन थिएटर्स होंगे वहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा प्रोपोफोल पड़ी होती है। थायोपेंटोन भी यूज़ होती थी और इसके अलावा इटोमीडेट और केटामीन भी यूज़ होती है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि केटामीन जो है ना, ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन वो ना तो हिल सकता है ना बोल सकता है, ठीक है। कैटाटोनिया की एक स्टेज में होता है एमनीसिया और साथ एमनीसिया भी हुआ होता है। तो जस्ट रिमेंबर दैट केटामीन जो है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। ये आईवी इंडक्शन के अंदर प्रोपोफोल लाजमी याद रखिएगा, थायोपेंटोन, टॉमीडेट, केटामीन। इनहेलेशनल के अंदर ऑब्वियसली गैसेस यूज़ होती हैं, तो इसके अंदर आप ये 3 नाम याद कर लें, सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और हेलोथेन।
इन्हेलेशनल जो एनेस्थीसिया है या इंडक्शन है, ये यूज़ होता है ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर या फिर नीडल फोबिक्स या फिर पेशेंट जिनके अंदर पल्मोनरी एस्पिरेशन का ख़तरा होता है. सो सीवोफ्लोरेन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस पर्पज़. और हेलोथेन भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि सीवोफ्लोरेन का थोड़ा सा जो स्वीट स्मेल होती है. ओके, आइसोफ्लोरेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि पंजेंट गैस होती है, लेकिन हम आगे हम पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है. हेलोथेन और आइसोफ्लोरेन यूज़ होते हैं. सो अब ना, जैसे हम मैंने पहले बात बताई थी कि फेजेस ऑफ जो जर्नल एनेस्थीसिया है वो एक क्वेश्चन आया करता है. फेजेस समटाइम पूछ लेता है वरना स्टेप्स पूछ लेता होता है. तो स्टेप्स के अंदर आपने इस तरह करके लिखना है. जो हेडिंग्स लिखी हुई है ना, ये इसी तरह ही है. मतलब आप लिख लें साइड पे या वैसे पास पेपर्स में भी लिखी हुई हैं या यहाँ से देख लें. इंडक्शन सबसे पहले आपने करनी होती है. इंडक्शन कैसे करते हैं? आईवी या इनहेलेशनल एनेस्थीसिया. दूसरा जो चीज़ करनी होती है वो आपने करनी होती है मसल रिलैक्सेशन. अभी हम डिस्कस भी करते हैं, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ. मसल रिलैक्सेशन वो हम किस तरह करते हैं? वो हमारे पास सक्सामेथोरियम होती है, उससे करते हैं. इसके बाद हम इंट्यूबेशन करते होते हैं. इंट्यूबेट करने के बाद हम ऑक्सीजन या वेंटिलेशन करते होते हैं. उसके बाद रिवर्सल करते होते हैं. तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स होते हैं. अब इनको हम डिस्कस भी करते हैं. तो जस्ट रिमेंबर कि आपने इंट्यूबेशन से पहले मसल रिलैक्सेशन करनी होती है. तो जब आप स्टेप्स में लिखें तो आपने इंडक्शन कर दी, मतलब एनेस्थीसिया दे दिया. उसके बाद आपने मसल रिलैक्सेशन की, फिर आपने इंट्यूबेट किया, फिर आपने साथ ऑक्सीजन लगाई, वेंटिलेशन आपने प्रोवाइड की. उसके बाद आपने इसको पेशेंट को आउट करना होता है, यानी रिवर्सल करना होता है. तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडक्शन हमने कर ली है, सही है. सो अब हम क्या करेंगे? हम उसका एयरवे मैनेज करेंगे और उसको हम मसल रिलैक्सेशन करवाएंगे. सो अब हमने उसका एयरवे मैनेजमेंट करनी है. अब ऑब्वियसली अब हमने पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दे दिया है, सो दैट मीन्स के उसकी जो मसल टोन है वो लूज़ हो चुकी है और जो पेशेंट का एयरवे है वो पेटेंट नहीं है, सही है. सो आफ्टर इंडक्शन airway management is mandatory, which can be achieved by supraglottic devices or by endotracheal intubation. तो ये 2 तरीके होते हैं, supraglottic devices या फिर endotracheal intubation. समटाइम तो SCQ में पूछता है कि आप जो है ना टेक्निक्स बताएं फॉर मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट या फॉर मेंटेनिंग द एयरवे. तो उसके अंदर ये 2 आप लिख सकते हैं. इसके अलावा भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो वो हम सारी इकट्ठी आखिर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि या तो उसकी सुप्राग्लॉटिक डिवाइस डालनी है या एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब आपने जो भी ट्यूब वगैरह डाली है तो उससे पहले आपको मसल रिलैक्स करने पड़ेंगे. सो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हम दे देते होते हैं. उससे क्या होता है कि मसल टोन रिड्यूस हो जाती है, कफ रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाता है. और फिर हम क्या करते हैं कि मैनुअल मेथड, फॉर एग्जांपल नेक एक्सटेंशन, चिन लिफ्ट हम कर देते हैं या जॉ थ्रस्ट करके हम ये करते हैं कि मतलब पेशेंट का हम टंग जो है वो पोस्टीरियर वॉल से लिफ्ट कर लेते होते हैं. उससे क्या होता है कि जो एयरवे होता है वो क्लियर हो जाता है और आप बैक वेंटिलेशन कर सकते हैं, सही है. अब ऑब्वियसली आपने जब शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो मसल टोन भी मतलब रिड्यूस हो गई है, कफ रिफ्लेक्स भी नहीं है. आपने पेशेंट को पहले ही इंड्यूस किया हुआ है, मतलब एनेस्थीसिया. सो हो सकता है इस दौरान उसका जो रिस्पायरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. सो आपने बैक वेंटिलेशन ज़रूर दे देनी है. सो यू हैव टू डू द चिन लिफ्ट या फिर जॉ थ्रस्ट कर दे. उससे क्या होगा, जो टंग है वो क्लियर हो जाएगी, आपका एयरवे क्लियर हो जाएगा. आप साथ बैक वेंटिलेशन करते रहें और उसके साथ फिर आपने जो अगर आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली है तो वो डाल दें और लेरेंजियल मास्क. अब ये नहीं है ना कि आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं या मास्क डाल रहे हैं, उस दौरान जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही क्योंकि आप पहले ही आप मसल रिलैक्सेंट भी दे चुके हैं और उसके साथ साथ आपने इंडक्शन भी की हुई है. उसके बाद से बात की हुई है लेरेंजियल मास्क एयरवे की. सो लेरेंजियल मास्क एयरवे उसी तरह आप माउथ से डालते हैं, ठीक है, ग्लॉटिस ओपनिंग, और ये भी एक तरीका है. और इसमें मैंने आपको पहले बात बताई थी कि टेक्निक्स तो पूछ लेता होता है. सो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. अब इसके अंदर आप सारी टेक्निक्स लिखते हैं कि आप चिन लिफ्ट कर सकते हैं, जॉ थ्रस्ट कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस लाइक लेरेंजियल मास्क एयरवे यूज़ कर सकते हैं, आईजेल यूज़ कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल जो आपके पास ट्यूब है वो यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह पास पेपर के अंदर एक और चीज़ भी लिखी हुई है, ग्यूडल एयरवे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसमें क्या होता है कि दैट होल्ड्स, जो ये मेथड है इसमें जो टंग है वो फॉरवर्ड होल्ड की जाती है और
ये एस्पिरेशन से लेकिन प्रिवेंट नहीं करता। तो आप 4 बस याद कर लें, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट, गियोडल एवे, GUEDEL एयरवे, सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। आगे आपसे दोबारा वही बात की है कि मसल रिलैक्सेशन और इंट्यूबेशन की। सो आपने इंट्यूबेशन से पहले जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना है ताकि आपका लैरिंक्स विजिबल हो सके और कोई कफ रिफ्लेक्स ना हो। तो हम सक्सामिथोनियम यूज़ करते हैं, ये डीपोलराइजिंग एजेंट होता है। जो मसल रिलैक्सेशन होती है ना, ये 2 टाइप से की जा सकती है, या तो डीपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं और नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं। तो डीपोलराइजिंग के अंदर सक्सामिथोनियम यूज़ करते होते हैं और नॉन डीपोलराइजिंग के अंदर वो रिकोरोनियम, मेट्रोक्यूरियम, वो इस तरह हमने जो फार्मा के अंदर पढ़े थे। बट जस्ट रिमेंबर कि सक्सामिथोनियम डीपोलराइजिंग एजेंट है। इसकी जो डोज है 1.5 mg/kg ऑफ बॉडी वेट है। सही है। सो आपने मसल रिलैक्स कर दिए। सो ये इसका जो एक्शन होता है ना, ये फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स तक होता है। सो इसी दौरान आपने लेरिंजियोस्कोप डालना है और अपने जो वोकल कॉर्ड्स को विजुलाइज कर देना है और आपने एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट को देख लेना है। सही है। ट्यूब डालें और इक्वल चेस्ट मूवमेंट्स चेक कर लें, ऑस्कल्टेशन चेक कर लें कि ये जो ईयर एंट्री है वो इक्वल है या नहीं है। अच्छा, अब वाई सक्सामिथोनियम यूज़, एक तो मैंने आपको जैसे बात बताई कि इट हैज़ अ वेरी रैपिड ऑनसेट, 30 सेकेंड से 1 मिनट रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फेल हो गया आपका प्रोसीजर या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं हो रही, तो जो नॉर्मल रिस्पायरेशन है वो कंटिन्यू की जा सकती है। सो पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा। सही है। सो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए इसकी एक तो मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, रैपिड ऑनसेट है, शॉर्ट एक्टिंग है, और अगर फेल हो जाए सो वी कैन ब्रिंग द पेशेंट बैक टू स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एज वेल। डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं। मसल एक्स करता है, हाइपरकैलीमिया, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया। अगला स्टेप होता है वेंटिलेशन का। अब आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी या फिर लेरेंजियल मास्क डाल दिया, तो उसको हम जो एनेस्थीसिया मशीन होता है उसका ब्रीदिंग सर्किट के साथ लगा देते हैं, और जो पैरामीटर्स होते हैं मशीन के, लाइक रिस्पायरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, जो एक्सपायरेटरी प्रेशर वगैरह होता है, PEEP, इन तमाम चीज़ों को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। जो जैसे स्टेप्स के अंदर भी था ना, वेंटिलेशन, और उसके बाद फिर हम रिवर्सल करते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास इंडक्शन के बारे के अंदर सारा था। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि हम इंडक्शन करते हैं, फिर हम मसल रिलैक्सेशन करते हैं, इंट्यूबेट करते होते हैं, ठीक है, फिर वेंटिलेशन करते हैं, उसके बाद रिवर्सल की हम हमें बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है दैट इज़ मेंटेनेंस हम करते होते हैं। ऑब्वियसली अब आपने एनेस्थीसिया दे तो दी है, सही है, अब इसको मेंटेन भी तो करना है। तो मेंटेन कैसे करते हैं? सो मेंटेनेंस हम इसीलिए करते हैं ताकि हम पेशेंट को अनकॉन्शियस रखें, पेनलेस रखें, रिलैक्सेशन, वही ट्राइड वाली बात ही है। सो हम क्या करते होते हैं, इसके अंदर हम मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं और इनहेलेशनल एजेंट्स देते हैं। उसके अंदर हेलोथेन और आइसोफ्लोरेन, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि आइसोफ्लोरेन और हेलोथेन यूज़ किया करते हैं मेंटेनेंस के अंदर। इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने देखा होगा जब भी कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो पहले एनेस्थीसिया वाले आते हैं और वो सारी सेटिंग्स उन्होंने की होती हैं, परसेंटेजेस, उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। सो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उसका ये होता है कि इट हैज़ गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, सही है। और जो हेलोथेन और आइसोफ्लोरेन ये एमनीसिया यानी जो अनकॉन्शियसनेस है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो अब ऑब्वियसली हमने शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज़ किया था, सो एट्राक्यूरियम हम डालते हैं ताकि जो मसल रिलैक्सेशन है वो मेंटेन किया जा सके। तो एट्राक्यूरियम जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है एसिटाइल कोलिन का, सही है। सो नाइट्रस ऑक्साइड आजकल कम यूज़ हो रहा है लेकिन यूज़ होता ही है क्योंकि पोस्ट ऑफ नॉजिया और वॉमिटिंग हो रहा होता है। आगे उसने ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं एनेस्थेटिस्ट की। इससे एक दफ़ा सवाल आया हुआ है कोई पुराना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं, ऑब्जेक्टिव्स बताएं। सो आप उसमें लिख सकते हैं, तो वो ट्राइड आप लिख सकते हैं कि मेंटेन एडिकेट रिलैक्सेशन, वेंटिलेशन, एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया, आप ट्राइड लिख दें। नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करना होता है, कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, पेशेंट को हीमोडायनामिकली स्टेबल रखना होता है। तो जनरल बातें अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले तो आप ट्राइड से याद रखें, बाकी पेशेंट को आपने स्टेबल रखना है।
आगे उसने लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है एनेस्थीसिया। ये भी ऐसे क्योंकि अंदर सवाल आता है, वो ऐसे पूछता होता है कि बेटर आउटकम्स के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, या वह पूछ ले अगर मॉनिटरिंग कैसे करनी है। सो यहाँ पर उसने इकट्ठी सारी लिखी हुई हैं। तो इसके अंदर ना आप इस तरह इसको हेडिंग्स बना सकते हैं। पास पेपर के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है कि ना मेजर्स फॉर बेटर आउटकम। तो सबसे पहले आप वेस्कुलर देख लें, फिर आप वेंटिलेशन के रिलेटेड देख लें और अदर्स। तो वेस्कुलर के अंदर आपने ईसीजी और बीपी उसका मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। एडिकेसी और वेंटिलेशन को देखने के लिए आप उसकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री से, और इसके साथ साथ एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं, सही है। उसके साथ अदर्स के अंदर आप टेम्परेचर देख सकते हैं, वेंटिलेशन पैरामीटर्स देख सकते हैं, यूरिन आउटपुट देख सकते हैं, सीवीपी देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले जब भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो तो कार्डियोवैस्कुलर मतलब आप वेस्कुलर उसका स्टेटस देखें। वो कैसे देखते होते हैं? ऑब्वियसली ईसीजी कराते होते हैं, बीपी देखते होते हैं। एडिकेसी और वेंटिलेशन को जज करने के लिए आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखनी है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और अदर्स के अंदर आप लिख लें टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, सीवीपी, वेंटिलेशन, और इसके अलावा और चीज़ें आप लिख सकते हैं, भी चीज़ वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो यू हैव टू यू कैन राइट इन 3 हेडिंग्स। उसके बाद अब मुख्तलिफ सवाल आए हुए हैं ना, मैं इसलिए आपको जो साथ साथ टॉपिक के जो पास पेपर आए हुए हैं ना मैं वो कराता जा रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखवानी होगी तो मैं आपको लिखवा दूँगा। अच्छा, उसके बाद रिवर्सल एंड एक्सट्यूबेशन। सो अब ऑब्वियसली हमने नाइट्रस ऑक्साइड दिया था, आइसोफ्लोरेन दिया था, और इसके साथ साथ हमने एट्राक्यूरियम दे रहे थे हम। सो जब हमने पेशेंट को आउट करना होता है तो हम नियोस्टिगमीन देते होते। तो नियोस्टिगमीन इज़ इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, और इसके साथ हम एट्रोपिन भी देते हैं, सही है। तो ताकि हम जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर सकें, ताकि जो मैक्सिमम डोज है नियोस्टिगमीन की वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर पहुंच सके। तो यू हैव टू रिमेंबर कि नियोस्टिगमीन हम यूज़ करते होते हैं और एट्रोपिन। नियोस्टिगमीन की इसने डोज नहीं लिखी हुई, लेकिन एट्रोपिन 0.02 mg पर kg। और अब इस तरह क्या होता है कि ऑब्वियसली अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर यूज़ कर रहे हैं। सो एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बढ़ जाएगा, और जो एट्राक्यूरियम आपने दिया हुआ था वो डिस्प्लेस हो जाएगी। अच्छा, पेशेंट आउट हो गया। सो अगर आपने देखना है उसकी कफ रिफ्लेक्स बहाल हुआ या नहीं हुआ, और अगर हो गया है सो यू हैव टू क्लियर द एयरवे। सक्शन वगैरह आपने देखा होगा ओटी के अंदर, वो जब पेशेंट को थोड़ा सा हिलाते हैं वो तो जब कॉन्शियसनेस उसकी आ जाती है तो फिर सक्शन वगैरह कर देते होते हैं। वैसे साथ साथ ही कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा होता है। आगे उसने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं कि अगर एनेस्थीसिया से पेशेंट आउट ना हो रहा हो, फेलियर हो, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। आप खुद ही सोचें कि आपने एनेस्थीसिया दिया है तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोकार्बिया हो सकता है, या हाइपरकार्बिया हो सकता है, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ सकती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो सकता है क्योंकि आपने एट्राक्यूरियम दिया हुआ है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और इसी तरह आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ओके, आगे एक टर्म उसने बताई हुई है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, टीवा। ये एक नया मेथड है, और इसके अंदर हम आईवी इन्फ्यूजन ऑफ प्रोपोफोल और अल्ट्रा एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड है रेमीफेंटेनिल ये यूज़ करते हैं। प्रोपोफोल एंड रेमीफेंटेनिल, मुश्किल सा नाम है। सो अगला जो हमारे पास चीज़ है वो SCQ के अंदर आती होती है कि एडवांटेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अब खुद ही सोचें कि अब जनरल एनेस्थीसिया के अंदर एक पेशेंट है, सो वो अनकॉन्शियस है, ओके, तो उसको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। मेजर सर्जरीज आप कर सकते हैं, और जो मेजर सर्जरीज है लाइक कार्डियक एंड न्यूरो सर्जरी, उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं, और पेशेंट की पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल से ये सवाल काफ़ी दफ़ा आता होता है। सो ये आप देख लें। अब उसने 4 हेडिंग्स के अंदर इसको डिस्कस किया है। रिलेटेड टू इंट्यूबेशन, रिलेटेड टू ड्रग्स,
related to respiration and journal complications. अब intubate आप पेशेंट को कर रहे हैं तो you can start from your mouth and you can take up to the lungs. So आप लिप्स को डैमेज कर सकते हैं, टीथ को डैमेज कर सकते हैं, फेरिंग्स को कर सकते हैं, लैरिंग्स को कर सकते हैं. अब आप अपने फेरिंग्स को डैमेज कर सकते हैं. सो लेरिंजियोस्पैज्म हो सकता है. ईसोफेगस के अंदर आप परफोरेशन कर सकते हैं. परफोरेशन हो जाएगी तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. और इसके साथ साथ सेरिब्रल हाइपोक्सिया भी हो सकता है अगर मिसप्लेसमेंट हो जाए ट्यूब की ईसोफेगस के अंदर. इसी तरह लंग्स के अंदर आप देख लें ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है. ट्रेकिया के अंदर एटेलेक्टेसिस हो सकता है. एरिथमियास हो सकती हैं. ट्रेकियल स्टेनोसिस डिलेड हो जाता है इन चिल्ड्रन. सो ये आप इंट्यूबेशन के रिलेटेड जर्नली खुद लिख के लेंगे. सो यू कैन स्टार्ट विद द ड्रग्स. रिलेटेड टू ड्रग्स अब हमने देखा कि हमने कौन कौन से, पहले हमने एक सक्सामिथोनियम की बात की थी, आइसोफ्लेरेन और हेलोथेन की हमारे पास यहाँ रिटर्न है. सो हेलोथेन का क्या हो सकता है. अब हेलोथेन स्टार्ट विद, मैंने से याद किया हुआ है कि एच से हेलोथेन. सो इट कैन कॉज हेपेटाइटिस, सेम फॉर हेपेटाइटिस, एच फॉर हेपेटाइटिस. सो हेपेटिक डिसफंक्शन कॉज करता है लीडिंग टू सिवियर हेपेटाइटिस, लीडिंग टू लिवर नेक्रोसिस. इसके साथ साथ डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टालिटी भी होती है. आइसोफ्लोरेन कॉजेज रिस्पायरेटरी डिप्रेशन. सेक्सामिथोनियम के अंदर हमने जैसे पहले बात की थी हाइपरकैलेमिया और मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया, persistent neuromuscular blockage, ब्रैडीकार्डिया, मसल एक्स एंड पेन, हिस्टामिनिक रिएक्शंस. तो ये हो सकता है. उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया. सो इसकी क्या होता है. सो ये ऑटोसोमल एक डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर है एंड दैट लीड्स टू मेटाबॉलिक क्राइसिस ऑफ स्केलेटल मसल. असल में होता है क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम हीमोस्टेसिस होता है और उस वजह से टेकीकार्डिया हो जाता है. आइसोलेटेड मैसेटर स्पैज्म होता है, जर्नलाइज रिजिडिटी और एसिडोसिस. अब इसमें क्या होता है कि ना रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, लाइक ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस अचानक आपका बढ़ जाएगा 15 मिनट के अंदर. तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया. और ये होता क्यों है, क्राइसिस ऑफ स्केलेटल मसल है. जब भी आपको एनेस्थेटिक या वोलेटाइल एनेस्थेटिक या डीपोलराइजिंग मसल जो रिलैक्सेंट है वो अगर हम किसी भी पेशेंट को देंगे या ये ट्रिगर करेगा तो उस वजह से ये क्राइसिस होता है. एंड ये करेक्टराइज बाय टैकीकार्डिया, मैसेटर स्पैज्म, जनरलाइज रिजिडिटी एंड एसिडोसिस. ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं. उसके अंदर तो आपने जो ट्रिगर है, एजेंट है, उसको आपने स्टॉप कर देना है. हाइपर वेंटिलेशन विद मैक्सिमम ऑक्सीजन, डेंट्रोलिन इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है. और 2 mg पर kg पर इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है. सो हमने रिलेटेड टू इंट्यूबेशन देख लिया, रिलेटेड टू ड्रग्स देख लिया. अब रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं. खुद ही आप देखें ट्रेकिया के अंदर एटेलेक्टेसिस हो सकता है, पल्मोनरी एस्पायरेशन हो सकता है, पल्मोनरी निमोनिया हो सकता है, लेरिंजियोस्पैज्म हो सकता है, नीमोथैरेक्स हो सकता है, लेरिंजियल एडीमा हो सकता है. जर्नल आप देख लें, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपरकार्बिया हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है या हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर एग्जांपल, एडवर्स ड्रग्स या ब्लड रिएक्शन हो सकता है. तो जर्नल सी चीज़ है. हाइपोथर्मिया हो सकता है. तो ये हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया था. अब हम शुरू करते हैं लोकल एनेस्थीसिया. सो लोकल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स डायरेक्टली into the surgical area to block the pain sensation. So इसकी टेक्निक्स बहुत दफ़ा पूछते हैं कि टेक्निक्स बताएं आप लोकल एनेस्थीसिया की. सो 4 हैं: टॉपिकल एनेस्थीसिया, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, रीजनल नर्व ब्लॉक एंड सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक. इसके अंदर स्पाइनल और एपिड्यूरल भी आ जाता है. तो जस्ट रिमेंबर टॉपिकल, लोकल, रीजनल एंड सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं. आपने इनके देख लेना है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, डोज क्या क्या है, अक्सर ये पूछ लेते होते हैं. लिग्नोकिन मोस्ट कॉमन है और इसका जो इफ़ेक्ट है 1 से 2 घंटों तक रहता है. और जो एड्रेनालिन है इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को कम कर देता होता है. इसकी डोजेज जो है 3 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट होती है विदाउट एड्रेनालिन, और विद एड्रेनालिन 7 mg पर kg होती है. सो एड्रेनालिन जो कंटेनिंग लिग्नोकिन होती है वो कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. इसी तरह किसी भी ऐसे ऑर्गन या एरिया पे नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर एंड आर्टरीज मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल फिंगर हो गया, टोज हो गया या पीनस फॉर एग्जांपल इन सर्कमसीजन या ईयर लोब्यूल, यहाँ पर आपको नहीं यूज़ करना चाहिए.
तो यहाँ पर उसने कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं वाई कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज होता है एड्रेनालिन का साथ देने में। तो टॉक्सिसिटी का चांस रिड्यूस हो जाता है, लार्ज डोजेस दी जा सकती हैं लिग्नोकेन की, और एक ब्लडलेस फील्ड फॉर सर्जरी देता होता है, और ड्यूरेशन भी बढ़ जाया करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम किसी भी एंड ऑर्गन या एंड आर्टरी पे लगाएंगे तो गैंग्रीन हो सकती है बिकॉज ऑफ द वेसोकंस्ट्रिक्शन। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि मोनोमीन ऑक्सीडेज इन्वर्टर ले रहा है, टीसी ले रहा है, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव है, तो उसके साथ इसकी इंटरेक्शन होती है। ये कोई पेपर के अंदर नहीं आया हुआ, लेकिन आपने ये ज़रूर देख लेना है कि इसकी डोजेज कितनी है। उसके बाद अगला जो है बुपिवाकेन, ये ज़्यादातर यूज़ होता है उसके अंदर एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर। ये मोस्ट पोटेंट है और मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। और 2 mg/kg ऑफ बॉडी वेट हम देते होते हैं, 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन लिग्नोकेन। बट इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है कि कार्डियोटॉक्सिक है। और IV रीजनल एनेस्थीसिया उसके अंदर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रिलोकेन नेक्स्ट है, और ये 6 mg/kg देते होते हैं, और अगर हम उसको एड्रेनालिन के साथ दे रहे हैं तो फिर 9 mg देते होते हैं। ये लीस्ट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साथ आता है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ मेथ हीमोग्लोबिनीमिया। और ये हम यूज़ किस में करते हैं, बायर्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अभी बायर ब्लॉक हम पढ़ेंगे भी सही रीजनल के अंदर। सो अगला है रूपिवाकेन, ये 3 to 4 mg/kg होता है, ये भी लेस कार्डियोटॉक्सिक होता है। और लीवोब्यूपिवाकेन, ये 2 mg/kg। बस आपने इसमें ये इंपॉर्टेंट जो है लिग्नोकेन है, ब्यूपिवाकेन है, प्रिलोकेन, ये मेन है। बाकी आप याद रखना चाहें तो रख लें। बाकी इसमें इसने लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती हैं लोकल एनेस्थीसिया की। अगर एलर्जी हुई हो, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो, या इन्फेक्शन, जर्नल सी बात है, ये 3 याद रखिए। कोई एलर्जी है या उस साइड पे इन्फेक्शन हुआ है, और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, ऑब्वियसली आपने चीज़ यूज़ करनी है। अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेशन का सवाल बहुत ज़्यादा आता है लोकल का, तो ये 2 हेडिंग्स के अंदर कर सकते हैं, लोकल और सिस्टेमिक। अब लोकल के अंदर क्या हमने भी पढ़ा है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो या कोई हीमाटोमा बना हो तो यहाँ पर हमने लोकल नहीं देना। सो लोकल के अंदर हीमाटोमा और इन्फेक्शन। सिस्टेमिक, अब हमने जिस तरह कॉम्प्लिकेशंस की बात की हर इंडिविजुअल, तो आप देख सकते हैं कि जो अगर लिग्नोकेन की ओवरडोज हो जाए तो कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाता है, कन्वल्जन्स हो सकती हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं। इसी तरह ब्यूपिवाकेन कार्डियोटॉक्सिक थी, और प्रिलोकेन जो थी उसके अंदर मेथ हीमोग्लोबिनीमिया है। तो आप उस हवाले से इंडिविजुअल याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो टेक्निक्स की, उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिकल एनेस्थीसिया आ जाता है। सो उसमें हम लिग्नोकेन, प्रिलोकेन और कोकेन वगैरह यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई इस तरह का भी आया तो नहीं है। सो ये स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, नेज़ल म्यूकोसा, यूरेथ्रल म्यूकोसा, तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अंदर इसने EMLA लिखा हुआ है, और इसके अंदर इसने लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन फॉर वेनिपैक्चर इन चिल्ड्रन। और कोकेन ये हम देते होते हैं नीजल सर्जरी, इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के अंदर। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, IV ब्लॉक या बायर्स ब्लॉक, इंट्राथीकल स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और प्लेक्सिस ब्लॉक। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हम करते क्या हैं, बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है उसको इनटू या अराउंड द वुंड हम कर देते हैं। और अगर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर या लोकल इन्फेक्शन हो तो हम इसको नहीं देते होते। प्लेक्सिस ब्लॉक क्या है, नाम से पता लग रहा है कि हमने जो एनेस्थेटिक है वो किसी प्लेक्सिस के अंदर लगा दिया है या नर्व प्लेक्सिस के अंदर लगा दिया है, तो वो ब्लॉक हो गया, तो सारी जो उसकी नर्व ब्रांचेस होंगे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, सो अगर हमने आर्म या हैंड की सर्जरी करनी होगी। उसके अगला है बायर्स ब्लॉक। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि रीजनल एनेस्थीसिया या बायर ब्लॉक, इसका प्रोसीजर बताएं, और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूटिलाइज हो सकती हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो बेसिकली इसके अंदर हम प्रिलोकेन इस्तेमाल करते हैं,
और लिग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये 2 इसके अंदर ड्रग्स होती हैं। इसके अंदर वो डोजेज समटाइम्स पूछ लेते हैं कि क्या क्या है, तो ये उसमें प्रीलोकेन के अंदर आपने वही लिखना है कि जो हमने पहले डिस्कस की थी 6 mg/kg, और लिग्नोकेन के अंदर आपने वही 3 kg पर बॉडी वेट। आप लिख सकते हैं विद और विदाउट एड्रेनालिन। और ये प्रीलोकेन इज़ द सेफेस्ट अमंग लोकल। अब जो बुपियोकेन है वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना बिकॉज ऑफ द कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो हमने क्योंकि आईवी लगाना होता है तो फिर हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करते। इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम एक बैंडेज होता है उसे कहते हैं एस्मार्च बैंडेज, ठीक है, उसके थ्रू लगाते होते हैं। और इस प्रोसेस को कहते होते हैं एक्सैंगुनेशन यूजिंग एस्मार्च बैंडेज। अब होता क्या है, ये जो बैंडेज होता है इसका डबल टॉर्निके होता है। एक टॉर्निके हम डालते हैं मतलब लगाते हैं प्रॉक्सिमल, और एक हम डिस्टल लगाते हैं। तो इसके स्टेप पूछते हैं प्रोसीजर कैसे है। तो आपने सबसे पहले जो बैक ऑफ हैंड के ऊपर एक आईवी कैनुला लगाना होता है। कैनुला लगा के आपने जो आर्म है उसे रेज कर देना है ताकि जो आपकी वेन्स हैं वो एम्प्टी हो जाए। फिर आपने जो ये बैंडेज होता है इसको लगा देना होता है जिसके अंदर डबल टॉर्निके होता है। एक प्रॉक्सिमल होता है इसका टॉर्निके और एक डिस्टल होता है। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल वाले को इन्फ्लेट कर देते हैं अबव द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और उसके बाद हम एनेस्थेटिक एजेंट लगाते हैं जो कि हमारा प्राइलोकेन है 30 ml ऑफ 0.5%। वो हम लगा के जो कैनुला होता है उसको रिमूव कर देते हैं, सही है। और उसके बाद फिर जब टॉर्निके रिलेटेड पेन होती है तो फिर हम जो डिस्टल वाला होता है उसको भी इन्फ्लेट कर देते हैं। और जब डिस्टल हम इन्फ्लेट कर देते हैं तो हम जो प्रॉक्सिमल कफ हमने किया था उसको हम डीफ्लेट कर देते होते हैं। सो ये जो डिस्टल वाला होता है ये काफ़ी देर लगा रहता है। ताकि ये इसको ना हमने 20 मिनट तक लगाए रखना होता है, ताकि अगर हम इसको जल्दी रिमूव करेंगे तो वो जो आपका एनेस्थेटिक है वो ब्लड के अंदर शामिल होने का चांस होता है। कुछ देर लगाते हैं ताकि जो सारी साइड्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएं। ये आपने याद रखना है कि बायर्स ब्लॉक होता है, इसमें प्राइलोकेन यूज़ करते हैं। कैनुला लगाना है, आर्म को रेस करना है, पहले प्रॉक्सिमल टॉर्निके जो उसका कफ होता है उसको इन्फ्लेट करना है, फिर आपने उसको एनेस्थेटिक डालना है, उसको रिमूव कर लेना है कैनुला को, फिर आपने डिस्टल वाला इन्फ्लेट करना है, प्रॉक्सिमल वाले को डीफ्लेट कर देना है, और फिर आपने कुछ देर के लिए वो लगा के रखना है और अपना प्रोसीजर कर लेना है। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल या न्यूरो एक्सियल जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्पाइनल आ जाता है और आपके पास एपिड्यूरल आ जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इंडिकेशंस आ जाती हैं, तो ये आपने दोनों बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब आप डिफरेंस के थ्रू याद कर लें, अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, या वैसे भी आप रीड कर लें। काफ़ी हद तक दोनों सेम हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिल्कुल सेम हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क आता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, और जो एनेस्थीसिया की डोजेज है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, और हेडेक, स्पाइनल हेडेक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो अब अक्सर ना सिनेरियो इससे बेस के ऊपर आता है कि कोई इंग्वाइनल हर्निया की कोई सर्जरी है या हर्नियोप्लास्टी है, तो आप बताएं कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कोई भी लिम्ब मतलब ऑब्स्टेट्रिक या फिर पेल्विक सर्जरी होगी तो उसके अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया ही यूज़ होगा। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर लगता होता है और बिलो द लेवल ऑफ L2। अब इसकी समटाइम तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लेवल बताएं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ लगता होता है। तो बेसिकली बिलो द लेवल ऑफ L2 लगाना होता है, बिटवीन L3 L4 लगा लें या फिर L4 L5 के दरमियान लगा दें। तो इसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है, जो कॉर्डा इक्वाइना पोर्शन होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, वो कॉनस मेडुलरिस या कॉर्डा शायद उसे कहते होते हैं, वो L1 या L2 के लेवल से तक होता है, उससे नीचे नहीं जाता होता। तो डिस्टल जो पोर्शन है वो ख़त्म होगा तो उसके नीचे हम लगा सकते हैं, क्योंकि सब एरेक्नॉइड स्पेस को पियर्स करना होता है। तो अगर हम ऊपर लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो डिस्टर्ब होगी। यू हैव टू रिमेंबर कि L3 L4 के दरमियान लगा लें या L4 L5 के दरमियान में लगा लें। वो इसकी प्रोसीजर का हम बात कर लेते हैं। लैटरल डीक्यूबिटस पोजीशन के अंदर हम पेशेंट को लेटाते हैं या फिर उसे बिठा देते होते हैं। स्पाइन को फ्लेक्स कर लेना होता है, जैसे फीटस नहीं होता यूट्रस के अंदर कर्व हुआ होता है, तो ऐसे ही पेशेंट को आपने लेटाना होता है, एसेप्टिक सोल्यूशन लगाना होता है। और
फोर्थ लंबर जो वर्टिब्रा है ना, सो वहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम जो इंट्रास्पाइनस स्पेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरस्पाइनस स्पेस को L4 L5 के दरमियान या L4 और L3 के दरमियान, और लंबर जो पंक्चर नीडल होती है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इससे पहले आपने लोकल एनेस्थेटिक लगाना होता है, फिर लंबर जो LP नीडल होती है उसको इंट्रोड्यूस करना होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बैग। और जब आपके पास लॉस ऑफ रेजिस्टेंस महसूस होती है, इस पॉइंट के ऊपर आपने नीडल को रिमूव कर लेना होता है और जो CSF है वो बाहर आ जाता होता है। तो जब CSF बाहर आ गया तो इसका मतलब है कि सब एरेक्नॉइड जो स्पेस है वो आप पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो अप्रोप्रिएट डोज होती है बुपिवोकेन की, आप उस नीडल के थ्रू एंटर कर देते हैं। ये याद रखिएगा कि बुपिवोकेन की जो डोज है वो 2.5 से 3.5 ml होती है, तो ये आपने ये कंपैरेटिवली कम होती है एक्स्ट्रा जो ड्यूरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते होते हैं हम उससे। सो जस्ट रिमेंबर दैट। सो एक वो क्वेश्चन करते होते हैं कि जब आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो कौन कौन सी लेयर्स आप पियर्स करते हैं। तो आपने सबसे पहले याद रखना स्किन होती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू और फेशिया आता होता है, उसके बाद सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आता है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट आता है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट के बाद लिगामेंटम फ्लेवम आता है और उसके बाद ड्यूरा मैटर आता है। लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरा मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है वो एपिड्यूरल स्पेस होती है। ओके, ड्यूरा के बाद एरेक्नॉइड आता है, सही है, और ड्यूरा और एरेक्नॉइड के दरमियान जो जगह होती है वो होती है सबड्यूरल स्पेस, और एरेक्नॉइड मैटर के बाद आती है सब एरेक्नॉइड स्पेस। सो आपने याद रखना है लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरा के दरमियान एपिड्यूरल स्पेस है और यहाँ पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम लगाते होते हैं, और सब एरेक्नॉइड स्पेस के बाद हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते होते हैं। सो अगला जो हमारे पास चीज़ है दैट आर एडवांटेजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है। सो एक आप देख लें कि पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है, सिंपल है, चीप है, कोई फैंसी इक्विपमेंट आपको रिक्वायर नहीं है, कोई थिएटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, इकोनॉमिकल है, और एक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपोटेंशन। तो लेकिन एडवांटेज ये है कि हाइपोटेंशन की वजह से ब्लीडिंग कम होती है। सो डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि अब कुछ पेशेंट्स हैं जिनको नीडल फोबिया होता है तो उनको पसंद नहीं होता कि वर्टिबल कॉलम के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की, एक इमीडिएट होती हैं और एक लेट होती हैं। इमीडिएट के अंदर हाइपोटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और ये ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन होती है। इंजरी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड की, डेफिनेटली आप ऑब्वियसली आप नीडल डालें अगर आपको गलती हो गई है स्पेस को आइडेंटिफाई करने में। नोजिया, वॉमिटिंग ये हो सकता है, पैरास्थीसिया हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ रिस्पिरेटरी मसल हो सकता है अगर किसी हायर लेवल पे चला जाए, ब्रोकन नीडल हो सकता है, इंजरी हो सकती है। लेट के अंदर स्पाइनल हेडेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और बैक एक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन होती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, डैमेज हो सकता है। पोस्ट स्पाइनल हेडेक इज़ द मोस्ट कॉमन और ये 1 to 5% पेशेंट के अंदर देखा जाता है, और ये बेसिकली होता है पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक भी कहते होते हैं उसे, और इट इज़ ड्यू टू द लीकेज ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो ये हेडेक होता है ये ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर होता है और बैठने और खड़े होने पे ज़्यादा हो जाता है। सो अब इसकी मैनेजमेंट समटाइम्स पूछ लेते हैं कि किसको आप मैनेज कैसे करेंगे। सो बेसिकली ये 3 दिन के अंदर या 3 दिन के बाद स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। बेड रेस्ट दे सकते हैं आप, सिंपल एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, फ्लूइड्स दे सकते हैं। नहीं अगर हो रहा तो कैफ़ीन भी यूज़ किया जा सकता है, और बिल्कुल परसिस्ट कर रहा है तो फिर आप ब्लड पैच को कंसिडर करते हैं। पेशेंट का अपना जो ब्लड है वो एपिड्यूरल स्पेस में डाल देते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, तो वो जो डिफेक्ट होता है ड्यूरा के अंदर वो ठीक हो जाता है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि थिन नीडल को यूज़ किया गया, मतलब जो ड्यूरा के अंदर डिफेक्ट ही आप छोटा प्रोड्यूस करेंगे, सो चांसेस है कि लीकेज कम होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि एक तो ये स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाया करता है, और इसके साथ साथ आप कैफ़ीन यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ थिन नीडल और ब्लड पैच वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया था। कुछ एक्स्ट्रा बातें आप याद रख लें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने जैसे बात की थी कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर हम लगाते होते हैं। सो करता क्या है, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन,
सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन। सिंपैथेटिक टोन भी हमारी लूज़ हो जाती है और मोटर फंक्शन भी। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक जो हमारा ब्लॉक होता है ना, वो 3 सेगमेंट हायर देन सेंसरी ब्लॉक एंड मोटर ब्लॉक इज़ 3 सेगमेंट लोअर देन द सेंसरी ब्लॉक। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा वो 3 सेगमेंट हायर देन सेंसरी ब्लॉक होगा, और जो मोटर ब्लॉक होगा 3 सेगमेंट्स लोअर देन सेंसरी ब्लॉक होगा। पोजीशन हमारी लैटरल डिक्यूबिटस होती है। और ड्रग्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? बुप्रीवाकेन यूज़ करते हैं, लिग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। अगर तो L5 के लेवल तक होगा तो इसे हम कॉर्डल कहते हैं। लो स्पाइनल होता है अप टू L1, मिड स्पाइनल होता है T10 तक, और हाई स्पाइनल होता है जब ये पहुंच जाए T6 तक, और यूनिलैटरल स्पाइनल भी होता है। तो ये इसकी टाइप्स हैं: कॉर्डल, लो स्पाइनल, मिड स्पाइनल, हाई स्पाइनल एंड यूनिलैटरल। अब हम बात करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सेम प्रोसीजर ही है, लेकिन जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हम देते होते हैं। एपिड्यूरल स्पेस हमने पहले बात की, लिगामेंटम फ्लेवम एंड ड्यूरा मैटर के दरमियान में है। इसकी इंडिकेशन पूछते होते हैं कि या बताएं कि इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। सो इंडिकेशंस आप यहाँ पे लिखी हुई भी है बुक के अंदर, बट बेसिक जो एक है कि पोस्ट ऑप जो हम एनाल्जेसिया के तौर पे यूज़ करते हैं एपिड्यूरल को। सो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन होता रहता है वीक एनेस्थेटिक एजेंट का, और समटाइम्स हम उसको ओपियोइड के साथ भी कंबाइन करते हैं। सो पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के तौर पे यूज़ करते हैं बाय मल्टीपल डोजिंग और बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। इसी तरह जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ किया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपर एब्डोमिनल थोरेसिक प्रोसीजर्स के हम यूज़ कर सकते हैं, सी सेक्शंस वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ब्लंट ट्रॉमा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नॉन सर्जिकल जो हमारा इसकी इंडिकेशन है एपिड्यूरल की, फॉर एग्जांपल एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है उसके अंदर हम एपिड्यूरल दे सकते हैं। इसी तरह जो इंट्रैक्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मेजर सर्जरीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और नॉन सर्जिकली हम इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी ना डिफरेंसेस की बात कर लेते होते हैं, क्योंकि ये भी आया हुआ है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे कि हम पहले लेवल की बात कर लेते हैं, तो वो बिलो लेवल ऑफ L1 L2 लगाना होता है। सो एक्स्ट्राड्यूरल आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। सो इंजेक्शन साइट इसमें सेरेब्रोएराक्नॉइड स्पेस होती है स्पाइनल के अंदर, एक्स्ट्राड्यूरल के अंदर एपिड्यूरल स्पेस होती है। और डोज जो होती है बुप्रीवाकेन की 2.5 to 3.5 ml होती है स्पाइनल के अंदर, और एक्स्ट्राड्यूरल के अंदर ज़्यादा डोज होती है 15 to 20 ml। स्पाइनल एनेस्थीसिया का ऑनसेट थोड़ा रैपिड होता है, एक्स्ट्राड्यूरल का स्लो होता है। हाइपोटेंशन रैपिड होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, एक्स्ट्राड्यूरल में स्लो होती है। और जो स्पाइनल हेडेक होती है वो कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल की, एक्स्ट्राड्यूरल की ये नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, ये SCQ के अंदर आता है। एब्सोल्यूट के अंदर अगर तो पेशेंट कॉन्सेंट ना दे, या लोकल इन्फेक्शन हो, कोई कोएगुलोपैथी हुई हो, ब्लीडिंग वगैरह, इसी तरह कोई सेप्सिस हुआ हो, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो, या आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो। रिलेटिव के अंदर अगर पेशेंट कोई एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे है, लाइक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, बैक एक है, CNS डिजीज़ है, हाइपोवोलीमिया है, तब भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है पेन। तो यहाँ पर ये एनेस्थीसिया ठीक मतलब ख़त्म हो जाता है, एनाल्जेसिया अब हम शुरू कर रहे हैं। सो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर डोगर में नहीं लिखी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ पास पेपर से। सो एक क्वेश्चन आता है कि WHO का पेन स्टेप लैडर पैटर्न बताएं, और इसके साथ ना एक क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस फॉर कंट्रोलिंग सवेयर पेन इन मैलिग्नेंट डिजीज, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह के अंदर जो आप कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पेन्स की टाइप बताएं। तो हम पेन को सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। सो एक अनप्लेजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस है ड्यू टू द टिश्यू डैमेज। सो कुछ टर्म्स दी हुई हैं। एलोडाइनिया, so this term is used to describe pain induced by previously non-painful stimulus. Hyperalgesia, increased pain perception. So how post-operative pain arise? So जो हमारे पास ऑपरेशन के बाद पेन होती है वो क्यों होती है? तो बेसिकली 4 प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रांसडक्शन, नंबर 2 इज़ ट्रांसमिशन, एंड नंबर 3 and 4 आर मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन। सो
कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज़ होते हैं। तो जब भी आपके पास लोकल टिश्यू डैमेज होता है तो उसके अंदर हमारा हिस्टामिन हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन हो सकता है। उस वजह से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेशन होती है, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इनको नर्व फाइबर्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। उन फाइबर्स को हम ए डेल्टा और सी फाइबर्स कहते होते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन सेंटर तक पहुंचाई जाती है और इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन करते हैं। और इसको जब ब्रेन परसीव करता है तो एज अ पेनफुल स्टिमुलस, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। तो वेरियस लेवल के ऊपर हम ब्लॉक्स दे सकते हैं या मुख्तलिफ लेवल के ऊपर हम पेन को ब्लॉक कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एजेंट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। सो ट्रांसडक्शन जैसे कि हमने बात की थी, इट अकर्स बाय रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह। सो एनसेड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। सो वो ट्रांसडक्शन का जो फिनोमेना है उसको ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनिक एसिड होता है, ब्रूफिन है, कीटोरोलिक, ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स को बनने नहीं देती। अगला है कि ट्रांसमिशन। तो जैसे हमने बात की, ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं, ये पेन को स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ए बीटा फाइबर्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पेन टू हायर सेंटर्स। तो अब एक प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है जो कि पेन ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं लाइक लिग्नोकेन, ब्यूपिवोकेन, ये भी ब्लॉक करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द प्री एफरेंट न्यूरॉन्स। इसी तरह जो ओपियाइड्स होते हैं लाइक मॉर्फिन, फेंटेनिल, ये मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन को ब्लॉक करते हैं, मतलब एक्ट एट द लेवल ऑफ ब्रेन। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं आया, मैं जस्ट आपको इस वजह से बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। यहाँ पर मेथड्स लिखे हुए हैं एक्यूट पेन रिलीफ के, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। पैरासीटामोल, एनसेड्स वगैरह यूज़ होते हैं, कोडीन, ओपियाइड्स, इंट्रामस्कुलर एंड आईवी मॉर्फिन, पीसीए, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। WHO एनाल्जेसिक लेडर आया करता है। इसने आगे लेडर बनाया होगा अगले पेज के ऊपर। आप वहाँ देखें, सबसे पहले ना इसके अंदर लेडर के अंदर स्टेप 1 के अंदर पैरासीटामोल और एनसेड देते होते हैं या एस्पिरिन देते होते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर पैरासीटामोल और एनसेड के साथ हम कोडीन ऐड कर देते हैं। और थर्ड स्टेज के अंदर हम जो है ना मॉर्फिन ऐड करते होते हैं। और फोर्थ स्टेज के अंदर हम रीजनल ब्लॉक हम देते होते हैं। आपने वैसे स्टेप वाइज हम एक चीज़ ऐड कर देते होते हैं। अब याद रखिएगा, पैरासीटामोल और एस्पिरिन फर्स्ट स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमने कोडीन ऐड किया है, थर्ड के अंदर हम IM मॉर्फिन यूज़ कर रहे हैं, और फोर्थ स्टेज के अंदर हम रीजनल ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। पास पेपर में हेडिंग वाइज उसने लिखा हुआ है, वो इस तरह लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं, पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, एनसेड यूज़ कर सकते हैं। उसने ट्राईसाइक्लिक्स और एंटी कन्वल्सन ड्रग्स भी ऐड किए हैं। उसने सेकंड स्टेज के अंदर कोडीन को ऐड किया है, ट्रेमाडोल को ऐड किया है, डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन को भी ऐड किया, और थर्ड स्टेप के अंदर उसने मॉर्फिन। अब ये लेडर तरह बना दें ये भी ठीक है, वरना आप उस तरह याद करना चाहें तो वैसे भी याद कर लें। एक सवाल आता है कि PCA, पेशेंट कंट्रोल जो एनेस्थीसिया, ये क्या होता है। ये होता ही है कि एक टेक्निक है जिसके अंदर पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करता है अ स्मॉल डोज ऑफ ड्रग की, या फिर IV रूट के थ्रू कर सकता है या एपिड्यूरल के थ्रू कर सकता है। और इसमें जो पेशेंट की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, तो एक कंप्यूटराइज्ड पंप होता है जिसे हम कहते हैं पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप, वो लगा होता है, और वो सिरिंज के थ्रू हम उसके अंदर डोजेज जो है और स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, टोटल डोज जो ड्रग है वो हम एडजस्ट कर देते हैं, और फिर वो पेशेंट एज रिक्वायर्ड उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। जब भी पेशेंट को पेन होगी तो वो अपना जो बोलस है वो एडमिनिस्टर कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि पेन इम्प्रूव, जो पेन रिलीफ है वो इम्प्रूव्ड होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बेहतर होती है, सेडेशन कम होती है, और पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। ये बेसिकली एक डिवाइस है जिसके अंदर हम डोजेज, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट कर देते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, और जो पेशेंट है एज़ पर रिक्वायर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सवाल आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि मलिग्नेंट डिजीज़ के अंदर क्या ऑप्शंस है हमारे पास सेवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए। जो कैंसर के अंदर इसने लिखा हुआ है कैंसर पेन मैनेजमेंट। तो मलिग्नेंसीज में इनिशियली तो पेन नहीं होती लेकिन बाद में होती है। तो कुछ केसेस के अंदर हम ओपियोइड देते होते हैं, ओरल मॉर्फिन भी यूज़ करते होते हैं स्लो रिलीजिंग टैबलेट्स की फॉर्म के अंदर। स्लो इन्फ्यूजन ऑफ ओपियोइड्स भी हम यूज़ करते हैं सबक्यूटेनियस या फिर एपिड्यूरल फॉर्म के अंदर। तो ये दो चीज़ें होती हैं मोस्टली जो यूज़ होती है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ओपियोइड्स रेजिस्टेंट केसेस भी आ जाते हैं, तो उसके अंदर फिर हमें कोई अल्टरनेटिव देना पड़ता है। तो ज़्यादातर तो हम मॉर्फिन और ओपियोइड्स ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल अगर बोन पेन है, मेटास्टेटिक जो बोन पेन है उसके अंदर हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। अगर लिवर कैप्सूल इन्वॉल्व हो तो स्टीरॉयड दे सकते हैं। कॉलिक अगर हो तो उसके अंदर हम एंटीस्पैज़मोडिक्स यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजियल पेन या रेज्ड आईसीपी के अंदर भी हम स्टीरॉयड दे सकते हैं। अगर नर्व पेन हो तो स्टीरॉयड्स दिए जा सकते हैं, टीसीएस वगैरह दिए जा सकते हैं। और उसने एक और बात की हुई है कि जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की लिमिटेड हो जाती है न्यूरोलिटिक्स टेक्निक हम यूज़ करते होते हैं। तो उसके अंदर हम सब कॉस्टल फिनोल इंजेक्शन दे सकते हैं रिब मेटास्टेसिस के अंदर। सिलियक प्लेक्सिस ब्लॉक देते हैं इन केस ऑफ पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक या हेपाटिक कार्सिनोमा। और परक्यूटेनियस एंट्रोलेटर कॉर्डोटॉमी कर सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी विद टमोक्सिफिन कर सकते हैं। पैलिएटिव रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। स्टीरॉयड्स दे सकते हैं, टीसीएस वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इसको नंबर 1 ऑप्शंस के ऊपर ओरल मॉर्फिन को लिख सकते हैं। सेकेंडली स्लो इन्फ्यूजन ऑफ ओपियोइड्स लिख सकते हैं सबक्यूटेनियस या इंट्राथीकल या एपिड्यूरल फॉर्म के अंदर। इफ़ दे आर नॉट वर्किंग तो फिर हम इसको हम लिख सकते हैं कि हम बाकी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की न्यूरोलाइसिस ऑफ पेशेंट्स विद लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके अंदर हम पैलिएटिव हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, स्टीरॉयड दे सकते हैं। और हमने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की भी बात की, अगर बोन पेन हो तो रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, स्टीरॉयड्स वगैरह। यू कैन राइट दैट। एक क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी जो सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं वो डायरेक्ट पूछता है कि एक अनरिसेक्टेबल कार्सिनोमा है बॉडी ऑफ पैंक्रियाज में। आपको क्या लगता है कि क्या कॉज ऑफ पेन है? कॉज ऑफ पेन क्या होगी? पैंक्रियाटिक कैंसर प्रेसिंग द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ था कि कौन सी न्यूरोलिटिक टेक्निक यूज़ होती है इसके अंदर। तो जैसे हमने बात की थी पैंक्रियाटिक और हेपेटिक कार्सिनोमा के अंदर हमारे पास सिलियक प्लेक्सिक न्यूरोलिटिक ब्लॉक होता है, वो हम देख सकते हैं। कुछ हमारे पास अगर बिनाइन पेन हो, ये तो मेलिग्नेंट पेन थी, तो उसके अंदर क्या करते हैं? बिनाइन पेन के अंदर हम फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगा सकते हैं, नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं लाइक टेंस प्रोसीजर था, एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, नर्व डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, कॉर्डेक्टमी वगैरह, एनसेड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर बिनाइन पेन हो तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। कुछ फॉर एग्जाम्पल कंडीशन होती है लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उसके अंदर हम डीकम्प्रेशन करते होते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक या स्टेरॉयड इंजेक्शन जो होता है वो मसल स्पैज्म वगैरह के अंदर हम देते होते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। कुछ एमसीक्यूज देख लीजिएगा। बेस्ट इंडक्शन एजेंट जो होता है वो प्रोपोफोल होता है, और बेस्ट मसल रिलैक्सेंट है सक्सामिथोनियम। और एक आता होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद लेग्स को रेज़ क्यों करते हैं? तो इसलिए रेज़ करते हैं ताकि स्पाइनल हेडेक वगैरह ना हो। और प्रिवेंशन ऑफ स्पाइनल हेडेक के अंदर भी आपने फुट एंड को रेज़ करना होता है। एंटीबायोटिक्स में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के साथ इंटरफेयर करता है? तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स करते होते हैं। लिग्नोकेन की क्या डोज होती है? 3 mg/kg ऑफ बॉडी वेट। और ट्राइएड आपको पता है कि क्या होता है, और इसके अलावा कोई इस तरह का इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक आता होता है कि मोस्ट इफेक्टिव एनेस्थीसिया टू कंट्रोल पेन आफ्टर लेप्रोटमी। लेप्रोटमी के बाद कौन सा जो आपका स्टेप लैडर पैटर्न है ना, तो उसके साइड के ऊपर प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे जो स्टेज 4 है उसके अंदर लेप्रोटमी लिखा हुआ है, और लिम्ब फ्रैक्चर तो उसके अंदर हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं या फिर रीजनल ब्लॉक देते होते हैं। अपेंडेक्टमी या हिस्टेक्टमी के अंदर हम स्टेप 3 IM मॉर्फिन देते होते हैं। और गायनाकोलॉजिकल या लेप्रोस्कोपी या हर्निया रिपेयर के अंदर हम स्टेप 2 देते होते हैं। और कार्पल टनल सिंड्रोम या
इस तरह ऑर्थोस्कोपी वगैरह के अंदर हम स्टेप 1 तक रहते हैं। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया स्टेज 4 के अंदर हम देते हैं और लेप्रोटमी के बाद इट इज़ अ गुड ऑप्शन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।